दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटनाक्रम पर बात करने वाले हैं। खबर आ रही है कि उत्तर कोरिया अपने सैनिक यूक्रेन युद्ध में भेजेगा। इस पर ब्रिटिश और भारतीय मीडिया में बहुत चर्चाएं हो रही हैं और कुछ वेस्टर्न मीडिया पोर्टल्स तो इसे विश्व युद्ध 3 की शुरुआत मान रहे हैं। लेकिन हम इसे वर्ल्ड वॉर नहीं कह सकते, क्योंकि वर्ल्ड वॉर तब होता है जब अफ्रीका, भारत, चीन और अमेरिका जैसे बड़े देश इसमें शामिल हों। हाँ, लेकिन इससे हम ग्लोबल वॉर कह सकते हैं, क्योंकि अब कई महाद्वीपों के देश में इसे शामिल हो रहे हैं। उत्तर कोरिया का इस पूरे घटनाक्रम में अचानक से प्रकट हो जाना मतलब साफ है कि रूस का एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक भी है। यूक्रेनी मीडिया ने भी इस बारे में लिखा है कि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग ने कहा है कि अगले महीने तक उत्तर कोरियाई सैनिक रूसी सैनिकों के साथ खड़े होंगे और यूक्रेन के खिलाफ लड़ेंगे। जब पेंटागन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट सही हैं और वो इस पर नजर रख रहे हैं। अमेरिका का मानना है कि रूस उत्तर कोरियाई सैनिकों को आगे भेजेगा ताकि रूसी सैनिक पीछे सुरक्षित रहें और बाद में मैदान में आए। ये अमेरिका का नजरिया है, लेकिन असलियत क्या होगी ये हमें समय ही बताएगा। अब सवाल ये उठता है कि अचानक से उत्तर कोरिया ये कैसे कर सकता है। कुछ ही दिन पहले व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया गए थे और वहां एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता हुआ था। इसमें यह तय हुआ था कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरा देश उसकी मदद करेगा। मार्च 2024 में रूस ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि वो युद्ध की स्थिति में है, इसलिए ये मिलिट्री समझौता अब सक्रिय हो गया है। उत्तर कोरिया का ये कदम कानूनी रूप से सही माना जाएगा, क्योंकि ये उस संधि के तहत आता है। इसके बदले में रूस उत्तर कोरिया को उन्नत हथियार देगा, जिससे दक्षिण कोरिया और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ सकता है। दक्षिण कोरिया यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना शुरू कर देगा, लेकिन इसका बड़ा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन पहले से ही अमेरिका और यूरोप से हथियार पा रहा है। कोरियन प्रायद्वीप और पूर्वी यूरोप में तनाव बढ़ेगा। उत्तर कोरियाई सैनिक इतिहास में पहली बार यूक्रेन की सीमा के पास आएंगे। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने 2 मिलियन आर्टिलरी एम्यूनेशन भी रूस को भेजे हैं, जो रूस कई महीनों तक इस्तेमाल करेगा। अब आइए जानते हैं रूस और उत्तर कोरिया के संबंधों के इतिहास के बारे में। ये संबंध कई दशकों पुराने हैं और कई उतार चढ़ाव से भरे हुए हैं। उत्तर कोरिया की स्थापना के बाद से ही सोवियत संघ ने इसे समर्थन दिया था। 1950-53 के कोरियन युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने उत्तर कोरिया को मिलिट्री और फाइनेंशियल हेल्प प्रदान की थी। ये हेल्प युद्ध के बाद भी जारी रही, जिससे उत्तर कोरिया को अपने बुनियादी ढांचे और मिलिट्री क्षमता को विकसित करने में मदद मिली। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस और उत्तर कोरिया के संबंधों में कुछ ठहराव आया, लेकिन 2000 के दशक में ये संबंध फिर से मजबूत होने लगे। 2001 में उत्तर कोरिया के तत्कालीन नेता किम जोंग इल ने रूस का दौरा किया और वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरे के दौरान दोनों देशों ने कई फाइनेंशियल और मिलिट्री समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 2019 में किम जोंग उन ने रूस का दौरा किया और व्लादिवोस्तोक में व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने फाइनेंशियल सहयोग, सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरे ने रूस और उत्तर कोरिया के संबंधों को और मजबूत किया। अब जब हम आज इसके हालात की बात करते हैं तो रूस और उत्तर कोरिया के बीच हालिया रक्षा समझौते इन संबंधों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने यह तय किया कि वो एक दूसरे के मिलिट्री और फाइनेंशियल मदद करेंगे। इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरा देश उसकी मदद के लिए आगे आएगा। रूस और उत्तर कोरिया के बीच इस हालिया समझौते ने उत्तर कोरिया को यूक्रेन युद्ध में शामिल होने का कानूनी आधार प्रदान किया है। इसके बदले में रूस उत्तर कोरिया को उन्नत हथियार और अन्य मिलिट्री हेल्प प्रदान करेगा। इससे न केवल कोरियन प्रायद्वीप में तनाव बढ़ेगा, बल्कि पूर्वी यूरोप में भी स्थिति और जटिल हो जाएगी। रूस और उत्तर कोरिया के बीच ये समझौता ऐसे वक्त हुआ है जब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया द्वारा रूस को हथियार और गोला बारूद उपलब्ध कराने पर गहरी चिंता जाहिर की है। अमेरिका को ये भी डर है कि रूस की फाइनेंशियल और तकनीकी मदद से उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों और मिसाइल प्रोग्राम को तेजी से बढ़ा सकता है। अमेरिका का कहना है कि उत्तर कोरिया रूस से फाइनेंशियल हेल्प और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बदले में मॉस्को को यूक्रेन में अपने युद्ध के लिए बेहद जरूरी हथियार मुहैया कराता है, जो कोरिया के परमाणु हथियारों और मिसाइल कार्यक्रम से पैदा खतरे को बढ़ा सकता है। रूस और नॉर्थ कोरिया ने हथियारों के लेन देन से इनकार किया है, लेकिन इन दोनों देशों मिलिट्री हेल्प मजबूत करने की लगातार वकालत कर रहे हैं। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव पिछले कई वर्षों में पीक पर है। किम जोंग उन के मिसाइल टेस्टिंग और अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बढ़ने की वजह से क्षेत्र में तनातनी लगातार बढ़ रही है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच अलग अलग मोर्चे पर भी टकराव चलता रहा। हाल ही में उत्तर कोरिया ने गुब्बारों के जरिए दक्षिण कोरिया पर टनों कचरा गिराया था, जिसके जवाब में दक्षिण कोरिया ने अपने लाउड स्पीकरों से उत्तर कोरिया विरोधी प्रचार किया था।
वहीं ये भी खबर आ रही है कि साउथ कोरिया की तरफ से दक्षिण हांगरे प्रांत के जंगयोन क्षेत्र से सोमवार सुबह करीब 5:05 पर उत्तर पूर्वी दिशा में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। इसके तुरंत बाद सुबह करीब 5:15 बजे एक और बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। हालांकि अभी इस बारे में और जानकारी नहीं दी कि मिसाइलें कितनी दूर तक गईं। वहीं JCS ने मीडिया को बताया, हमारी सेना उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल डेटा को अमेरिका और जापानी अधिकारियों के साथ शेयर करेगी। हम हालात पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। वहीं दक्षिणी कोरिया अमेरिका के साथ मिलकर ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहा है, जिस पर पहले ही उत्तर कोरिया की तरफ से नाराजगी जताई जा चुकी है। सने बुधवार को भी पूर्वी सागर की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि उसने कई मिसाइलों को सफलतापूर्वक टेस्ट किया है, लेकिन दक्षिण कोरिया ने इस दावे को धोखा बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि ये लॉन्चिंग फेल हो गई क्योंकि मिसाइल हवा में ही फट गई। यानी कि इस समय उत्तर कोरिया, अमेरिका और रूस एक ही थाली के चट्टे बट्टे बने हुए हैं। लेकिन अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में इस डील को लेकर इतनी हलचल क्यों है? इस सब का असर भारत पर क्या होगा? तो बात दरअसल ये है कि सभी जानते हैं कि भारत और रूस बहुत पुराने दोस्त हैं। वो हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस जाने वाले हैं। जब अमेरिका से पूछा गया कि मोदी जी रूस जाएंगे तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि रूस मोदी जी के स्वागत की तैयारी कर रहा है। इससे रूस दुनिया को दिखाना चाहेगा कि वो अलग थलग नहीं है और उनके कई देशों के साथ गहरे संबंध भी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये दौरा भारत के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। ये दौरा भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। इसके साथ ही ये दौरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये संदेश देगा कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, भले ही वो निर्णय कुछ देशों को पसंद ना भी आए। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें फाइनेंशियल सहयोग, सुरक्षा, एनर्जी और विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में हेल्प शामिल हो सकता है। इसके साथ ही दोनों नेता वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, जिनमें यूक्रेन युद्ध और इसके प्रभाव शामिल हो सकते हैं। ये दौरा भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भारत को रूस के साथ अपने एनर्जी हेल्प को और मजबूत करने का मौका मिलेगा। रूस भारत का एक महत्वपूर्ण एनर्जी प्रोवाइडर है और इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच एनर्जी हेल्प को और बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इस दौरे के दौरान भारत और रूस के बीच रक्षा हेल्प पर भी चर्चा हो सकती है। भारत रूस से अपने मिलिट्री इक्विपमेंट का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है और इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस हेल्प को और बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने आजकल ग्लोबल सिनेरियो कितनी तेजी से बदल रहा है, लेकिन इस पूरे सिनेरियो ने भारत की भूमिका अहम रहेगी। अब देखना ये होगा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर रूस जाकर अपने और रूस के संबंधों पर बात करते हैं या रूस की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाकर भाग जाते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।